मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा में एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक सरयू नहर परियोजना हुई पूर्ण। योगी सरकार ने इस परियोजना पर 9,802 करोड़ रुपए किए खर्च। और बाराबंकी के पांडवकालीन लोधेश्वर महादेव के प्रांगण में महादेवा महोत्सव का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने मेले का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं अनिल और जिलों से समाचार के इस खास बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का खास बात यह है कि अब तक आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्मित कार्यक्रमों को लखनऊ और दिल्ली भेजना पड़ा, लेकिन अब सीधे यहां से उसे देश भर के अन्य केंद्रों से लिंक किया जा सकेगा, जिसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ कलाकारों को भी होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक अर्थ स्टेशन सहित उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर, बहराइच और इटावा में बने एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन लोकार्पण किया। गोरखपुर में बना दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा स्टेशन भी अंचल के स्थानीय कलाकारों सहित सीमावर्ती इलाकों तक सटीक और सही सूचनाएं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा में 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम भोजपुरी में गोरखपुर से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सटीक खबरों में दूरदर्शन की विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अंदर एक होड़ होती है, कौन ज्यादा दिखाए, कौन कितनी तेजी से क्या दिखाए। कई जगह थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी, चटपटा करके भी उसको परोसा जाता है, खबर ब्रेकिंग न्यूज जल्दी हो जाती है। लेकिन दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर खबर दूरदर्शन पर चली है तो ये बिल्कुल सत्य खबर है। ये बिल्कुल, इससे कोई आपको इधर उधर संकोच करने की बात नहीं। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम से ही बटन दबाकर एफएम रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर, गदानिया, बहराइच, नानपारा एफएम स्टेशन की शुरुआत की गई। ये एफएम स्टेशन 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की इच्छा के मुताबिक महाराजगंज, सुल्तानपुर, रामपुर में 3 एफएम सेंटर को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सुशासन की प्रशंसा की और कहा कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं है और प्रदेश निवेश और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद अगर यहां से पलायन किसी का हुआ है तो गुंडा राज का हुआ है मेरे भाई और बहनों। और जिनका गुंडा राज के समय जब आम जनता का होता था उनको वापस आने का मौका मिला है। और केवल वो वापस नहीं आए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश वापस आना शुरू हुआ है। जो 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है मेरे भाई और। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर अर्थ स्टेशन से जहां 5 करोड़ लोगों को स्थानीय भाषा, भोजपुरी और लोक कलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं। समस्त भारत से यहाँ नाट्य कुंभ होगा, कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए।
आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि अर्थ स्टेशन का संचालन देश तक स्थानीय कलाओं का प्रसार करेगा। वहीं आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक ने कहा कि एफएम के संचालन से लोगों तक मनोरंजक कार्यक्रम भी आसानी से पहुंचेंगे। इस अर्थ स्टेशन के चालू होने से सर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दूरदर्शन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर सर एक प्रफुल्लता आ गई है सर, और अब वे तत्पर हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षेत्र की कला संस्कृति पर नए कार्यक्रम पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है, और जो लोग कार में सफर करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए एफएम स्टेशन की जरूरी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी स्थापना के बाद से ही लोक प्रसारक के रूप में लोगों तक सूचनाएं, समाचार पहुंचाने के साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम भी पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक विकास में भी अहम भूमिका रही है। सूचना क्रांति के इस युग में अर्थ स्टेशन और एफएम रेडियो का जाल आम लोगों तक अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार सरीखा ही है। गोरखपुर से रामेन सिंह, शैलेन मिश्र, अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से भारत नेपाल बॉर्डर पर जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कला के गदानिया में आकाशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। विधायक रूमी सानी ने भी स्थानीय रूप से एफएम रेडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसबी जवानों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। एफएम रेडियो के शुरू हो जाने से स्थानीय नागरिकों में खुशी है। लोगों ने कहा कि रेडियो चैनल आने से लोगों को तमाम जानकारियां हासिल होने के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में बहराइच, गोरखपुर और पलिया मेरी विधानसभा के गदनिया में एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। अब छोटी छोटी जगह जहां कभी कल्पना नहीं की जाती थी, वहां भी एफएम ने आज प्रवेश किया है। ये सब इन्हीं दोनों की मेहरबानी से हमको ये खुशहाली, ये खुशी का दिन प्राप्त हुआ है। जो हमारे वहाँ जो है यहाँ रेडियो चैनल की ओपनिंग हुई है, इससे जो है हमारे ग्रामीणों को जो है लाभ मिलेगा, और जो है ग्रामीणों को जो है सारी जानकारियों के साथ साथ जैसे किसानों को जो है जानकारी मिलेगी उस चीज़ का जो है, और बाकी सभी ग्रामवासियों को यहाँ पे जो है मनोरंजन अच्छा मिलेगा, देश विदेश की खबरें मिलेंगी। यहाँ जो टावर लगा हुआ है, इससे इस क्षेत्र में देखा गया है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। उन्हें सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है, या खेत के विषय में या जानकारी कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन सी अनाज पैदा डालना है। इससे क्या है, हमें किसानों को भी जागरूकता मिलेगी और उससे क्या है उत्पादन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ हमारे यहाँ पर विद्यालय भी है जिसमें बच्चों को उचित जानकारी और सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर हमारे ये सूचना के द्वारा कुछ जानकारी कहीं पे या कोई प्रोग्राम किया जा रहा है तो उससे हमारे बच्चे भी जानेंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित तकैया के एसएसबी बेस कैंप 59वीं बटालियन प्रांगण में नव स्थापित एफएम रेडियो स्टेशन का भी कल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर से वर्चुअल लोकार्पण कर एफएम रेडियो स्टेशन को जनता को समर्पित किया। लोकार्पण समारोह में बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़ एवं बटालियन कमांडेंट तपन दास एवं डिप्टी कमांडेंट शैलेश सहित कैंप के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। बॉर्डर पर स्थापित इस एफएम रेडियो स्टेशन से हजारों ग्रामीणों को मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे। से तो ये प्रोजेक्ट 2019 में यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और इसका टावर 100 फीट ऊंचाई जो है इस टावर का है और ये प्रोग्राम 80 किलोमीटर तक जाएगा। और वैसे 120 किलोमीटर जब ये मेरा पूरा फुल फ्लेज जो है ये टावर बन जाएगा तो 120 किलोमीटर तक जाएगी। दूसरी बात कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे
FM रेडियो स्टेशन, तो 2 रेडियो स्टेशन का जो है सैंक्शन हुआ 12वीं प्लान के अंदर, जिसमें गदनिया एंड नानपारा। हमारे मुख्यमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा गोरखपुर भू उपग्रह केंद्र का भी वहाँ से उद्घाटन हो रहा है और इटावा 10 किलोवाट रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के उद्घाटन का जो लाभ है हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 120 किलोमीटर तक काम करेगी। हमारे जो लोकल के लोग हैं, जो थारू जनजाति हैं, जो यहाँ पर गांव में रहने वाले अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे लोक गायक हैं, उनका भी उत्साह वर्धन होगा। हमारे बच्चे भी आने वाले दिनों में इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। इच्छित मांग थी माननीय सांसद जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पूरा किया है। FM के माध्यम से हम जहाँ पर कृषि और अन्य मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छी इसमें आवाज़ होती है, तो जिससे हमारे जो वाहन चालक हैं वो भी लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा घर में भी सुबह प्रातःकाल भजन बजता है, बहुत अच्छा। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सुविधा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। इटावा जनपद में भी FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने स्थानीय रूप से FM रेडियो का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह सेवा जनपद वासियों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। जनपद में FM रेडियो की सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध होंगी। शुरुआत में 20-25 किलोमीटर की परिधि में संगीत का आनंद ले सकते हैं। शीघ्र ही इस सेवा का आनंद 80 किलोमीटर की परिधि की जनता को मिलेगा, जिसके बाद इटावा FM रेडियो स्टेशन की सेवा फिरोजाबाद और औरैया में भी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की धरती से उत्तर प्रदेश में 4 रेडियो सेंटरों का उद्घाटन किया और मुझे प्रसन्नता है कि इटावा की जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा दूरदर्शन केंद्र से, आकाशवाणी केंद्र से FM रेडियो जो आज यहाँ पर स्टार्ट किया गया, बहुत प्रसन्नता है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम, एक अच्छी शुरुआत इटावा की धरती पर मिली। बहुत ही अच्छी बात है कि इटावा में FM आ गया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं मिलते, और FM में बैक टू बैक जो सॉन्ग्स आते हैं वो आप रैंडमली नहीं चला सकते हैं, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इटावा में FM आ गया। धीरे धीरे इटावा डेवलपिंग है, तो एक और कह सकूँगी कि एक फेदर ऑफ द इन अ कैप एक और एड ऑन हो गया है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर खाद कारखाना के फर्टिलाइजर ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। जापान की टोयो कंपनी द्वारा ये खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 13 लाख मीट्रिक टन जबकि प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। इस खाद कारखाने के शुरू हो जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल जनपद कौशाम्बी में उत्तर मध्य रेलवे के नवनिर्मित रेल उपरगामी सेतु का लोकार्पण किया। इस रेल उपरगामी सेतु का नामकरण महाराजा बिजलीपासी के नाम पर किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सभी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से मां शीतला देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगमता होगी तथा श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात पहले तो ये रहती है कि विकास की दृष्टि से चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गरीबों के लिए घर की बात हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य गरीब कल्याण की योजनाएं उनके लाभ पहुंचाने का मामला हो,
या तो लगातार जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में भी जब हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समर्थन 2014 के लोकसभा चुनाव से ही नहीं, मैं कहूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव से, सिराथू विधानसभा से जो विजय यात्रा प्रारंभ हुई, पूरा भरोसा है मुझे कि न विजय यात्रा रुकी है और न आप सबके भरोसे मैं कह सकता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता के भरोसे कि न विजय यात्रा रुकने पाएगी। आइए अब देखते हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर। आगामी 11 दिसंबर को देवीपाटन मंडल के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि ये परियोजना 9 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर की परियोजना है। इसमें 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन जुड़ रही हैं। इस परियोजना से 9 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। पिछली सरकारों में ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकार उसे पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को देवीपाटन मंडल के बलरामपुर में एक बृहद कार्यक्रम में भारत की सबसे बड़ी सरयू नहर परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता और किसानों को समर्पित करेंगे। सिंचाई विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की एक समीक्षा किया और 99 परियोजनाएं ऐसी निकली जो वर्षों से लंबित थी, और उसी में से भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना, जिसका शुभारंभ 71 और 72 में हुआ था, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, लेकिन परियोजना का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा किया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके एक बार इस परियोजना के लिए उन्होंने विशेष बैठक किया और करके 9,802 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च करने के दिशा से सहमति बनी। और उसके बाद जनवरी 2018 से युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। और मुझको बताते हुए आज खुशी हो रही है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना को योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पूर्ण किया है। बाराबंकी जिले के लोकेश्वर महादेव की पुण्य भूमि पर लगने वाले अगहन मेला का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने किया। इस अवसर पर लोकेश्वर धाम के महंत आदित्य तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराया। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने लोकेश्वर महादेव का जलाभिषेक और उनकी आरती की। महादेवा के अगहनी मेले का एक अपना अलग ही महत्व है। जिलाधिकारी ने बताया कि विगत 2 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस तरह के महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी सहित कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
गीता काट के हम लोग मंदिर में दर्शन किया है। और आप सब जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से कहीं ना कहीं इस प्रकार के सारे हमारे आयोजन है वो प्रभावित रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी रही है उसके कारण। उसी के दृष्टि से जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुक्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती कल प्रयागराज में मनाई गई। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल रहे। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तान को विकास की तरफ तेजी से आगे ले जाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद की देश की आजादी में अहम भूमिका रही है। आज के दौर में लोगों को उनसे सीख लेकर हर क्षेत्र में आगे आने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर विकलांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन था, मुंशी काली प्रसाद जी का जन्मदिन था और काली प्रसाद केपी ट्रस्ट का 150वां दिवस शुरू हुआ है। वर्ष 150 वर्ष पूरे किए उसने। और इस मौके पे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया वो बहुत ही मेहनत से तैयार, चैलेंज बच्चे भी थे। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि कितना टैलेंट है इन बच्चों। लखनऊ में प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय स्थित सभागार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेवा मित्र पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के जरिए कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने की यह एक अभिनव पहल है। युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने में सेवा मित्र ऐप बहुत मददगार साबित होगा। सेवा मित्र सेवा के संचालन के लिए एक टोल फ्री नंबर 155330 पर नागरिक अपने सेवा अनुरोध पंजीकृत करा सकते हैं। इस सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता और ग्राहक का कोऑर्डिनेशन करके इस पोर्टल के माध्यम से आम जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार सेवा सुविधा प्रदान करने का काम करेगा। जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देखने को मिला, जब लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, सभी प्रकार के यातायात ठप हो गए, तमाम प्रतिबंध रहे, बढ़ती परिस्थितियों में वो किसी न किसी के माध्यम से कहीं दवा मंगाना है, सब्जी मंगानी है, फल फूल मंगाना है, दूध मंगाना है, या घरेलू कामों में हमें इलेक्ट्रीशियन मंगाना है, प्लम्बर मंगाना है, ब्यूटिशियन कॉल करना है, या छोटे मोटे कारीगर कहीं बढ़ई का काम पड़ गया, कहीं राजगीर का काम पड़ गया, तो ऐसी हालात में विपरीत परिस्थितियों में जो कभी संकट आता है उसका भी एक निवारण इस सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से संभव हो सकेगा। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से पहचाना जाने वाला जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक है। प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 साल में इस जिले में भी विकास के नए आयाम खुले हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से पहचाने जाने वाला जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक है। प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 साल में इस जिले में भी विकास के नए आयाम खुले हैं। किसी भी जिले व शहर की पहचान वहाँ के पर्यटन से होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीतापुर में ऐशबाग से सीतापुर के बीच
374 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल लाइन यात्रियों को पर्यटन में सुविधा प्रदान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ से लखीमपुर के बीच बना ओवरब्रिज दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ ऐसे ही कई स्थानों तक सुविधा पूर्वक पहुंचाने में मदद करेगा। नैमिसारण तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद यहाँ के पर्यटन में बढ़ावा आएगा, जिससे यहाँ रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। इस क्षेत्र के लोगों को पक्के घर व मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्ज्वला योजना के जरिए उनकी आम जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधी आयुष्मान भारत योजना से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुफ्त प्रदान कर रहा है। ओडीओपी के तहत यहाँ के लकड़ी व दरी के कामों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हस्तशिल्पियों के कामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। पहले हमारा मकान कच्चा था, अब पक्का बन गया है। हमें बहुत दिक्कत होती थी, बारिश में बहुत परेशानी होती थी, पन्नी डाल के रहते थे, बहुत परेशानी होती थी। मोदी जी ने हमको आवास दिया है, बहुत आराम से अब रह रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद। उज्ज्वला योजना जो चल रही है उसी के तहत मुझे सिलेंडर मिला है। और पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में, जैसे कि लकड़ी से चूल्हा जलाओ, धुआं लग रहा था, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मुझे सिलेंडर मिला है तो मैं उसे आराम से खाना बना सकती हूँ। बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल जा सकते हैं, उनका लंच टाइम से तैयार हो सकता है। किसान सम्मान निधि के द्वारा हमको 2000 रुपये हमको मिलते हैं और आवास भी मिले हैं। 100 दिन का रोजगार हमको मिला है अवसर। हम गांव में ही काम करते हैं, अपने जो है 100 दिन का रोजगार भी मिला है। मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों द्वारा ये जिला भी विकास के पथ पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। और अब इस बुलेटिन के अंत में जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा में एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक सरयू नहर परियोजना हुई पूर्ण। योगी सरकार ने इस परियोजना पर 9,802 करोड़ रुपए किए खर्च। और बाराबंकी के पांडवकालीन लोधेश्वर महादेव के प्रांगण में महादेवा महोत्सव का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने किया मेले का शुभारंभ। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।